अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी ज़ियाबतीज़ यानी शुगर का मर्ज़ और हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नदीम रिजवी, जिनका ताल्लुक़ OMI हॉस्पिटल नेटवर्क से है और वो कार्डियोवैस्कुलर सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? थैंक यू। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद ज़मान शेख साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है सर सैयद मेडिकल कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के ऊपर। तो आपसे मैं पहला सवाल कर लेती हूँ सर कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए ज़ियाबतीज़ या शुगर का मर्ज़ क्या है और कौन लोग हैं जो इस बीमारी के रिस्क के ऊपर हैं? देखिए, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए रवा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मगर ख़ास दो चीज़ें हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन होगी तो बॉडी काम करेगी, वरना चंद मिनटों के अंदर काम ख़त्म। अब शुगर तो एनर्जी है, जिस तरह गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए इस तरह हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, मगर उसकी एक हद है। उससे ऊपर अगर ग्लूकोज बढ़ जाए खून में और परसिस्टेंट बढ़ी रहे किसी भी खराबी की वजह से, तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज एक्चुअली स्लो पॉइजन की तरह है, इसको हम कहते हैं मीठा जहर, यानी है मीठा, शुगर ज़्यादा है मगर स्लो पॉइजन है, यानी उसकी जो असरात ज़ाहिर होंगे वो 8-10 सालों के बाद ज़ाहिर होंगे, और जब तक मरीज़ लापरवाही करता है तो ये खसूसियत है डायबिटीज़ की। और डायबिटीज़ की एसोसिएशन साथ साथ होती हैं, अकेली डायबिटीज़ अमूमन नहीं होती, उसको हम मिला के कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसमें टॉप पे आता है ब्लड प्रेशर, जिसके लिए नदीम साहब ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, खासकर जो ख़राब चिकनाइयाँ होती हैं, ट्राइग्लिसराइड और LDL वगैरह, वो बढ़ी होती हैं। उसके साथ फिर दिल के अमराज, जब शुगर भी हो, ये भी हो, स्पेशली मोटे आदमियों में, तो फिर दिल के अमराज भी हो जाते हैं। तो इन सबको मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और शुगर ख़राब है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जो बड़ी खामोशी से आती हैं और 8-10 सालों के बाद आती हैं। अगर किसी की शुगर 300 हो, जो बहुत ज़्यादा है, फिर भी मरीज़ कहता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि स्लो पॉइजन है, उस वक्त नुकसान नहीं करता, मगर लाजमन उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो चंद सालों के बाद ज़ाहिर होती हैं। और वो वाइटल ऑर्गन हमारे जैसे हैं, आंखें हैं, दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं, इन पे असर डालती है, और उस वक्त लोग बड़े पछताते हैं अगर शुरू में लापरवाही की जाए तो। ठीक है सर, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से क्या रीडिंग हो या क्या क्राइटेरिया है कि हम पेशेंट को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज करते हैं? कितना ब्लड प्रेशर हो कि मरीज़ को पता चले कि ये इमरजेंसी है, ये ब्लड प्रेशर मेरा हाई है? देखिए, ये सिंपल सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए कि ब्लड प्रेशर जो है ना, वो आपको बॉडी के अंदर एक प्रेशर है, आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम है पाइप्स का, जिसको शरियाने आप कहते हैं, उनके अंदर ब्लड जाता है, वो ऑक्सीजन लेके जाता है और चीज़ें न्यूट्रिएंट्स लेके और डिफरेंट ऑर्गन्स को जाता है। तो उसका एक प्रेशर होता है जिसके अंडर वो जाता है जब, और उसमें एक पंप लगा हुआ है सेंट्रल, जिसको हार्ट कहते हैं। दिल आपका पंप है और ये क्लोज सर्किट है। तो जब हार्ट पंप करता है, जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका एक प्रेशर बनता है, वो है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, जिसका पहला नंबर जिसको कहते हैं। और जब वो रिलैक्स करता है तो थोड़ा प्रेशर कम होता है, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी डेफिनेशन जो बना देते हैं वो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन कोई एज सच नहीं है, वो डिपेंड करता है कि लोगों की उम्र क्या है, तो और उनकी वो जनरली आप लोगों को जो समझा जाता है कि 140/85 जो है, इससे अगर नीचे हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा हो, ये कहीं लिखा हुआ कहीं से ऊपर से कहीं से कोई वही नहीं आई। ये जो रीडिंग नंबर होता है वो ये कि जो, अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो जो भी प्रेशर आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है वो आपके लिए हाई है। हाई पे की बात कर रहा हूँ मैं। तो इट इज़ बेसिकली इनअप्रोप्रिएट फॉर योर बॉडीज़ रिक्वायरमेंट। तो अब एक लड़की है जो प्रेग्नेंट होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका जनरली हमारे मुल्क में 90-60, 100/60 इस तरह का ब्लड प्रेशर है। अब वो हमल के दौरान उसका ब्लड प्रेशर अगर 120/80-85 हो जाए तो जनरली डेफिनेशन के लिहाज से शायद कोई समझे कि ये नॉर्मल है, लेकिन उसके लिए तो ज़्यादा है, तो उसके लिए 130/85 भी ज़्यादा होगा।
एक 70-80 साल का ज़ईफ़ साहब हैं जिनको ना शुगर है ना कुछ है, तो उनके लिए एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग मुख्तलिफ है। बट जनरली ये सिंपल इसका जवाब नहीं है, लेकिन जनरली अगर आप एक रीडिंग देखें एक मर्द में 50 साल के लिए 140-85 से अगर कम है तो वो ब्लड प्रेशर सही समझा जाता है। वो इसलिए कि इस प्रेशर पे ज़्यादातर लोगों के ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो ब्लड प्रेशर क्यों ख़राब, हाइपरटेंशन जो है उसका मतलब है सस्टेन्ड इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो हर इंसान में फ़र्क होता है। डायबिटीज़ अगर हो जाए तो वही आदमी जिसको मैंने आपको कहा 140-85 ठीक है, इससे नीचे नीचे एवरेज रहे, उसके लिए ज़मान साहब ज़्यादा बेहतर बताते हैं। लेकिन आजकल वो मॉडर्न वो कहते हैं जी 130/80 हो, कुछ लोग कहते हैं जी 120/80 से जितना कम हो उतना अच्छा है, इतना कम ना हो कि उठने बैठने में चक्कर और कमज़ोरी लगने लगे। तो ये बहुत एक मुख्तलिफ़ लोगों पे मुख्तलिफ़ हालात पे क्या उनके साथ और उनको क्या मसले हैं उसके ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं एक ब्लड प्रेशर के। इसके लिए ये ब्लड प्रेशर ठीक है, इसलिए कि इस ब्लड प्रेशर ठीक का मतलब है कि इससे नीचे नीचे एवरेज रहेगा तो इसको ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऑर्गन में वही जो ज़मान साहब ने कहा, आँखें, गुर्दे, दिमाग, दिल, शरियाने, अगर इससे ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो वो डैमेज होगा। ठीक है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल करेंगे, ये डायबिटीज़ जो मर्ज़ है इसकी कुछ इकसाम होती हैं या छोटों में, बड़ों में, बच्चों में, सब में एक ही किस्म की डायबिटीज़ होती है? देखिए ना, शुगर की एक्चुअली 9 किस्में हैं, 9, मगर वो फिर वो उनके लिए है जो डिटेल में जाना चाहे। आम पब्लिक के लिए हम सिर्फ 3 टाइप कहते हैं, एक टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी हमल के दौरान औरत को ब्लड प्रेशर हो, तो ये 3 टाइप है। अब जब हम कहते हैं ना कि डायबिटीज़, तो हमारा मकसद होता है टाइप 2 डायबिटीज़। क्यों? वज़न कम करो। वज़न ज़्यादा टाइप 2 में होता है, टाइप 1 में तो पहले ही दुबले पतले होते हैं, वो क्या वज़न कम करेंगे। उनका तो वज़न बढ़ाने के हम सोचते हैं कि इंसुलिन वगैरह दे के और कुछ खिला पिला के उनका वज़न मेंटेन करें। शुगर नहीं, यानी शुगर वाली चीज़ें नहीं, बाकी क्वांटिटी पे उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो 95% जो है वो टाइप 2 है, सिर्फ 5% जो है वो टाइप 1 है। अब इन दोनों में फ़र्क है। टाइप 1 जो है अमूमन वो दुबले पतले मरीज होते हैं और आमतौर पे 20 साल से कम होते हैं और फैमिली हिस्ट्री अमूमन उनमें नहीं होती और उनकी अलामात शिद्दत से ज़ाहिर होती हैं। अचानक 2-3 हफ्तों में पता चलता है कि रात को 3-4 दफ़ा उठ के यूरिन पास करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हुआ है। यानी अलामात जो क्लासिकल हम कहते हैं कि यूरिन ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है, वज़न कम होता है और खाते पीते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ये टाइप 1 में अलामात होती हैं शिद्दत से। टाइप 1 में यही अलामात होती हैं, मगर इतनी स्लो होती हैं कि कई साल मरीज को खुद पता नहीं होता कि उसको शुगर हो चुकी है। अचानक वो सर्जरी करने से पहले या इंश्योरेंस कराने से पहले वो शुगर लाजमन चेक कराते हैं। तो जब हम डायबिटीज किसी को कहते हैं तो अमूमन हमारा मकसद होता है टाइप 2, वजन कम करो, ये टाइप 2 में। टाइप 1 में पहले ही वजन कम होता है, उसमें और क्या वजन कम कराएंगे, उसमें तो इंसुलिन डे 1 से लेते हैं। दूसरा फर्क जो है वो ये है कि अगर टाइप 1 है तो डे 1 से लेके, यानी जिस दिन उसको पता चला कि शुगर टाइप 1 है उस दिन से उसको इंसुलिन लगेगी। और बचपन में अगर शुरू हुई तो 4 दफा इंसुलिन अमूमन लगती है और जिंदगी के आखिरी दिन तक वो इंसुलिन चलती रहती है। जबकि टाइप 2 के जो मरीज हैं वो चंद साल बल्कि 8-10 साल गोलियों पे निकाल लेते हैं, मगर आखिर में उनको भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। यानी कंफ्यूजन ये है कि टाइप 1 डायबिटीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन टाइप 2 को आप एटलीस्ट कंट्रोल नहीं, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। देखिए ना, कॉम्प्लिकेशन दोनों की है। लोग समझते हैं कि उसको इंसुलिन लगती है टाइप 1 की तो डेंजरस है और वो गोलियों से कंट्रोल हो जाती है 8-10 साल तक, तो वो हल्की है। इस तरह नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन दोनों की सेम है, एक जैसी है। बल्कि मैं कहूँगा कि टाइप 2 ज्यादा डेंजरस है। क्यों? कि जब इंसान को पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज हो गई तो 4-5 साल तो अंदर में छुपी रहती है, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन बल्कि पहले आ जाती हैं। और टाइप 1 में छुप तो नहीं सकती क्योंकि अलामात इतनी तेज होती हैं कि 2-3 हफ्तों में डायग्नोज हो जाती है। तो इसलिए दोनों की कॉम्प्लिकेशन खराब है। और मैं ये बताऊं कि अगर दोनों कॉम्प्लिकेशन साथ हो, यानी एक दोनों डिजीज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, तो 2+2 4 नहीं होता। फिर
22 हो जाता है। यानी अगर दो कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेशन के मेटाबॉलिक सिंड्रोम की या जो दोनों बीमारियां हैं अगर दोनों मिल जाएं तो टारगेट ऑर्गन जो हैं जिनका नदीम साहब ने भी जिक्र किया, आंखें, दिल, दिमाग, गुर्दे वगैरह, उन पे जो डैमेज है वो मल्टीप्लाई होता है। तो दोनों को हल्का नहीं देना चाहिए, अगर दोनों साथ साथ हो तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल करेंगे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इसका कार्डियक हेल्थ पे, दिल की सेहत पे इसका क्या असर होता है? दिल की देखिए, जिस तरह इन्होंने कहा, दिल से ज़्यादा शरियाने, जहाँ जहाँ शरियाने हैं दिमाग में, आँखों पे, पूरे बॉडी को आपका ब्लड जा रहा है जहाँ भी, वहाँ शरियाने हैं। तो शरियानों में अगर प्रेशर ज़्यादा हो, और जिस तरह ज़मान साहब ने कहा कि शुगर भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो ये एक तरह से आम लफ्ज़ों में ये आपने अपनी घर की जो पाइप्स हैं पानी की, उसमें थोड़ा सा तेज़ाब डाल दिया, तो वो उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो ख़राब होती है। तो आपकी जब इंटरनल लाइनिंग ख़राब होती है तो उसका फंक्शन जो शरियानों का है, ये ज़िंदा चीज़ें हैं, ये सिकुड़ती हैं, खुलती हैं। आपने देखा होगा गर्मी में लाल हो जाते हैं आप, बिकॉज़ ब्लड आपकी स्किन पे आता है, शरियानें रिलैक्स कर जाती हैं। और सर्दियों में सफ़ेद हो जाता है हाथ, बिकॉज़ ब्लड। तो ये ज़िंदा चीज़ें, इनके ऊपर बहुत मेजर डैमेज होता है, जिससे फिर जहाँ भी ये सप्लाई कर रही हों वो ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं। हार्ट एक कंटिन्यूएशन है एक सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हार्ट पे ऑब्वियसली उनमें भी शरियाने हैं, तो उनकी शरियाने जो हैं वो ख़ुद पंप को, दिल के पंप को, इंजन जो समझ लें गाड़ी का है उसको पेट्रोल आ रहा है, तो वो शरियाने ख़राब हो जाती हैं। तो फिर आपको चलने फिरने में सीने में बोझ पड़ना, जिसको एंजाइना लोग कहते हैं, और रुकने से आराम आ जाता है। और अगर इससे कुछ लोगों में ये नहीं कंडीशन होती, उनमें डायरेक्ट हार्ट अटैक हो जाता है, साइलेंट डिजीज़ होती है, पता ही नहीं होता है, एक दिन क्लॉट बन जाता है, शरेआन बंद हो जाती है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो बेसिकली ये दो हार्ट की जो अपनी प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं। फिर डायरेक्टली मसल जो है आपकी, उस पर भी शुगर कभी कभार असर करके और ब्लड प्रेशर भी असर करके उसको कमज़ोर कर देता है। तो सोजिश एक तरह से होकर हार्ट इनलार्ज हो जाता है, फिर आप हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। यानी गाड़ी का आपका इंजन फ़र्ज़ करें 1800 सीसी का था ओरिजिनली, तो वो 800 सीसी रह जाता है। गाड़ी की बॉडी वही है, तो फिर क्या होगा, आपकी सांस फूलेगी, फिर आपके पैर सूजेंगे, आप सीधा नहीं लेट सकेंगे। तो इसको हार्ट फेलियर की कंडीशन कहते हैं। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर मिल के आपके हार्ट के ऊपर हार्ट फेलियर करते हैं, हार्ट अटैक करते हैं, एंजाइना करते हैं, और आपकी जहाँ जहाँ सर्कुलेशन है, जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है, वहाँ मिल के तो दिमाग के ऊपर फालेज, आँखों के ऊपर बिनाई कम हो सकती है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो इस चलने में पैरों में दर्द होने लगता है, पिंडलियों में। तो ये पूरी बॉडी को असर करती हैं। और ये दोनों, जिस तरह ज़मान साहब ने कहा कि ये 2+2 4 नहीं है, 22 है, टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा सर, आपसे मैं ये सवाल करूँगी कि जब किसी मरीज़ को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो वो एक डिनाइल फेज़ में चले जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते शुगर जो है कि उनको हो गई है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि कभी वो कोई घरेलू टोटके आजमाते हैं या कोई हकीम के पास जाके कोई नुस्खा वगैरह लिखवा के वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इससे कोई असर पड़ता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है या मज़ीद वो किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते रहते हैं? जी देखें, ये डायबिटीज़ किसी को लेबल कर देना कि तुम डायबिटिक हो, बड़ा ख़तरनाक ये एक मरहला होता है। और इसलिए बाय डेफिनेशन एक अजीब बात है कि बाकी सारी जो दुनिया की है बीमारियां, उसके लिए सिंगल टेस्ट काफ़ी होता है। मतलब टीबी किसी का शक है, आप स्पुटम कराएं, उसमें अगर जरासीम निकल आए तो 100% यकीन हो जाता है। डायबिटीज़ एक समझे कि वाहिद किस्म की बीमारी है जिसमें बाय डेफिनेशन 2 दफ़ा शुगर हाई आनी चाहिए, फिर हम कहते हैं डायबिटिक है। क्यों कि बाय मिस्टेक एक दफ़ा आ सकती है, किसी ने वलीमा खाया हो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी और उसके 2 घंटे के बाद शुगर बढ़ी हुई है, तो वो डायबिटिक नहीं है। तो बाय डेफिनेशन 2 दफ़ा अगर शुगर नॉर्मल से ज़्यादा हो फिर हम कहते हैं आप डायबिटिक हो। ये अजीब बात है, क्योंकि किसी को कहना कि डायबिटीज है आपको, क्यों कि इतनी आम बीमारी है। पाकिस्तान नंबर 3 है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से, और अगर प्रिवलेंस दिया जाए परसेंटेज तो नंबर 1 कंट्री है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। परसेंटेज प्रिवलेंस के हिसाब से 30% है। तो कहने का मकसद ये कि उसने देखा है कि मेरे पड़ोसी को शुगर थी, उस बेचारे की टांगें कट गई, वो हमेशा के लिए नाबीना हो गया,
हमेशा के लिए डायलिसिस पे चला गया, एक दफ़ा डायलिसिस मीन्स अमूमन पूरी लाइफ डायलिसिस, तो वो देखता रहता है। अब किसी को कहना कि आपको वही बीमारी हो गई है, तो उसका बाकायदे नाम है डायबिटीज डिस्ट्रेस, और अगर उस वक्त उसका इलाज सही न किया जाए, उसको सही तरीके से हैंडल न करें, चाहे डॉक्टर हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे दोस्त हों, सब मिल के, तो वो डायबिटीज डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये बड़े फेजेस मशहूर हैं मेडिसिन में। और डिनाइल फेज जो है ना, शुरू में कहता है मुझे क्यों, मैं तो ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी शुगर 300 है, मुझे तकलीफ नहीं है। तो ये फेज आता है और वो डिस्ट्रेस में लाजमत जाता है, तो वो उसको हैंडल करना पड़ता है बड़े आराम से कि भाई वंस डायबिटीज ऑलवेज डायबिटीज, यानी रिवर्स। कुछ तजर्बे हुए हैं रिवर्स करने के, मगर इतने आसान नहीं है रिवर्स करना। प्रैक्टिकली कहा जाए कि एक दफ़ा शुगर है, बल्कि हाइपरटेंशन भी मैं कहूँगा कि ये दोनों लाइफ लॉन्ग बीमारियां हैं। एक दफ़ा आपको हो गई तो पूरी ज़िंदगी, हम मजाक में कहते हैं कि बीवी साथ छोड़ सकती है, शुगर साथ छोड़ सकता है, डायबिटीज और ये ब्लड प्रेशर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आप लोगों से दोनों से एक सवाल करना चाहूँगी कि वो कौन सा तरीका है, लाइफस्टाइल मेजर्स या कोई ऐसा तरीका जिससे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हम दोनों से महफूज रह सकें? आप दोनों अगर इसका जवाब देना चाहें। मैं थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टाइप का आपको जवाब दूँ। देखिए, एक बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है, हर चीज़ है, मेरी जमान साहब से पहले भी इस पे बात हो चुकी है। तो हम लोग बहुत मर्तबा डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो फार्मा से और चीज़ों से, बिकॉज साइंस जो है वो, इसमें हम इंग्लिश में कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी जो डेटा है, इज़ नॉट द सेम एज़ क्लिनिकल रेलेवेंस। इसका मतलब ये कि डजंट मीन के आपके जो क्लिनिकली मरीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, वो वाकई डेटा से आप हर बार कह सकते हैं कि जी किसी की इंक्रीज़ ऑफ डेथ रेट जो है 40% नहीं हो सकती है, 30%, दो मुख्तलिफ चीज़ें। तो इस लिहाज से मैंने थोड़ा सा ये इसलिए तमीज़ बांधी कि ये लोगों को समझना चाहिए कि जो नेचुरल आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है वो हर चीज़ से, और स्पेशली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ से आपको बचाती है। ड्रग्स जो हैं वो उसके ऊपर एडिशनल होते हैं जब ये चीज़ें काम ना करें। ठीक, हमारे यहाँ लेट प्रेजेंटेशंस होती हैं इसलिए हम मजबूर होते हैं, लेकिन अगर आप अर्ली पकड़ लें तो लाइफस्टाइल में 4 चीज़ें मैं कहूँगा एक लेमन के लिए, उसको मैं कहता हूँ 2 सीन और 2 वाव: सुकून, सोना, वर्जिश एंड वज़न। तो अगर आपकी लाइफ में सुकून है, स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको हम अंडर प्ले इसलिए करते हैं कि उसमें सिवाय डिप्रेशन की दवाओं का कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा होता, मरीज़ को ख़ुद करना पड़ता। सोना भी मरीज़ को ख़ुद है, अच्छी स्लीप अगर आप हो, बॉडी की रिफर्बिशमेंट होती है। और फिर वर्जिश अगर आप रेगुलरली करें, हफ्ते में 5 दिन 40 मिनट अपनी हार्ट बीट को 120-130 ले जाएं अकॉर्डिंग टू ये, जिसको कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं, तो वो भी अंदर की क्लीनिंग प्रोसेस है एक तरह। और आखिर में आपका वज़न जो BMI हो कहते हैं 23-25 के दरमियान हो, वेट आइडियल, अगर ये 4 चीज़ें आपकी हैं परफेक्ट, सुकून भी है, तो चांसेस ये ब्लड प्रेशर शुगर की इससे बेहतर कोई प्रोटेक्शन और इलाज नहीं है। इसके ऊपर जो दवाएं और बाकी चीज़ें हैं उस पर ज़मान साहब जो है आपको फर्दर फिर बताएंगे। सर आपको जी देखिए, नदीम साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मैं शुगर के हिसाब से ऐड करूंगा कि देखें, लाइफ स्टाइल जब कहते हैं ना तो हमारे चंद मकसद होते हैं। सबसे टॉप पे है वज़न कम करना, टाइप 2 में स्पेशली वज़न कम करना। उसके बाद है कि डाइटिंग। डाइटिंग जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो मीठा नहीं खाएं, मीठा, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ न खाएं। और नंबर 2, जो भी खाएं कम खाएं। अब जो भी खाएं कम खाएं, मगर हर वक्त वो बिरयानी खाते रहें और गोला कबाब खाते रहें तो वो कम खाना भी ख़राब है। तो कम भी सोच समझ के खाएं। और एक्सरसाइज करनी चाहिए इनको, और सिगरेट नोशी। ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन, दो नदीम साहब ने भी कहा कि शरीयानों में जो लाइनिंग होती है वो पहले डैमेज हो जाती है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में। स्मोकिंग उसको और डैमेज करती है, तो मल्टीप्लाई करती है कॉम्प्लिकेशन को। तो वजन कम और ज्यादा कम खाएं, ज्यादा चलें, स्लोगन है हमारा, हम कहते हैं। और कम से कम 30 मिनट वर्जिश डेली होनी चाहिए उसके लिए, ताकि वजन भी कम हो और डाइटिंग करनी चाहिए। अच्छा जी। सर हाइपरटेंशन के हवाले से आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
जी मेरा मैसेज तो ये है कि देखिए देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स। हाइपरटेंशन जो है, ये आप लोग ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है वो बहुत ही उसके बारे में गलतफहमियाँ है। मेरा मैसेज ये है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आप चेक करें, आप अपन गूगल करें, आप देखें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन कि उसकी कुछ शराइत हैं। हमारे यहाँ सर में दर्द हो रहा होता है, शदीद परेशानी होती है, तो और आप जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो 180 होता है और गोली बढ़ जाती है। ये गलत है। मैं सिर्फ मेरा मैसेज होगा कि ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल आप ज़रूर चेक करें, और उसमें आप का सुकून में हो, वर्जिश ना की हो, खाना ना खाया हो आधे घंटे, अकेले में बैठ के एक अच्छे ऑटोमेटिक आले से, जिसमें हमें आजकल रिकमेंडेशन है ओमरॉन का, वो उसमें सेंसर लगा होता है, उससे आप 3 मरतबा 2-2 मिनट अपार्ट चेक करें और वो एवरेज लिख लें। ये है आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। जब तकलीफ़ में हो, सर में दर्द हो, परेशान हो, सोए ना हो और तकलीफ़ें हों, वो ब्लड प्रेशर आपका अगर ज़्यादा है तो डज़न्ट मीन कि आप अपनी दवाइयाँ बढ़ा दें या कोई फ़ौरन उसमें पैनिक कर जाएं, आप अस्पताल भागें, वो आपके ज़बान के नीचे गोलियां और पता नहीं ये सब शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी मिथ्स हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अलग है और हाई ब्लड प्रेशर होना परेशानी में, डॉक्टर के पास तकलीफ़ में, एक अलग है। उसको आप दोनों को मिक्स ना करें। सर आप डायबिटीज़ के हवाले से कोई मैसेज देंगे? जी देखिए, मेरा मैसेज ये है कि एक कीवर्ड होता है हर चीज़ का। कीवर्ड शुगर का कीवर्ड है ब्लड शुगर कंट्रोल करें। अब लोग कहते हैं कि मैं 1 घंटा वर्जिश तो करता हूँ, मैंने दवाएं तो खाता हूँ 6 महीने से, वही जो डॉक्टर ने दी है, या मैं परहेज तो करता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। ये देखिए, एक टारगेट हमें अचीव करना है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, एक दफ़ा शुगर हो जाए तो 110 से कम रखनी है, रेंडम 140 से कम रखनी है, और HbA1c जो दुनिया का वाहिद टेस्ट है जो माजी का हाल बताता है 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, वो 7% मैक्सिमम उसे कम होना चाहिए। तो ये हमें टारगेट अचीव करने चाहिए। वर्जिश करना, परहेज करना, दवाएं खाना, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के रास्ते हैं, वो मंजिलें नहीं है। तो वो रास्ते हैं, और असल जो टारगेट हमारा होना चाहिए वो शुगर कंट्रोल करें, ताकि कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियां नहीं हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब आपका और प्रोफेसर जमान शेख साहब आपका। आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे नाज़रीन को इतनी सारी नॉलेजेबल बातें फराहम की। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के हवाले से जितने मिसकंसेप्शंस थे वो क्लियर हो गई होंगी और आपको बहुत ज़्यादा मालूमात भी मिली होगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।